स्वागत है आप सभी लोगों का जन उपकार न्यूज में। और आज हम बताएंगे कि बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो इस विश्लेषण को जो है आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये विश्लेषण जो है किसी साजिश का या किसी तरीके का योजनाबद्ध तरीके से नहीं है, मैं आपको बता दूं। और मैं आज जो बात बताऊंगा आपको बिहार चुनाव के बारे में या एग्जिट पोल को लेकर के, ये शायद आपको जानकारी ना हो, और या हो सकता है कि आपको जानकारी होने के बाद भी आप सुनना ना पसंद करें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जो मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं, ये जानकारी बहुत ही खास है और मैं बता दूंगा एग्जिट कि सरकार आखिर किसकी बन रही है बिहार में। अगर आप जानना चाहते हैं बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है और क्यों बनने जा रही है, तो इसके लिए थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। तो समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला सबसे बड़ी जो बात है कि आपको बता दूं, मैं शुरुआत करता हूं एनडीए सरकार से। जितने भी एग्जिट पोल हैं, वर्तमान सरकार एनडीए की सरकार नीतीश कुमार को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए बतला रहे हैं। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से सारे एग्जिट पोल एक ही धुन में लगे हुए हैं, कोई कह रहा है 140 से लेके 170 तक, कोई कह रहा है 150 से लेके 175 तक, ऐसे सभी यानी खूब धुआंधार एनडीए को वोटिंग परसेंटेज दिखाया जा रहा है, सीटों का बहुमत दिखाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जितने भी एग्जिट पोल सर्वे करवाते हैं, उसके बीच में खेला कहां पर होता है, इसको भी समझना होगा। जब आप इस खेले के समझ पाएंगे तब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इस एग्जिट पोल पर कितना भरोसा कर सकते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि एग्जिट पोल करता कौन है और करवाता कौन है। तो समझने की बात यह है कि जो एग्जिट पोल तैयार किए जाते हैं, तो कुछ कंपनियां जो है, कुछ एजेंसियां जो है, अपने पैसे खत्म करके एग्जिट पोल करवाती हैं और उसको बहुत मोटे दामों पर बेचा जाता है। कुछ एजेंसियां हैं जो पार्टी का फंड लेकर के सर्वे करवाती हैं, जिसके लिए उनसे उस पार्टी से मोटा रुपया चार्ज किया जाता है। अब बात ये होती है, कोई भी व्यक्ति अगर पैसा खत्म करना चाहता है तो वो जानना चाहता है कि सरकार मेरी बननी चाहिए। अब सोचिए, किसी ने लाखों लाख करोड़ रुपए खत्म किया, उसके बाद में उसका सर्वे आ रहा है कि आपको 1 से 2 ही सीटें मिल रही, यानी आप सरकार से बाहर जा रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या कोई भी व्यक्ति उस संस्था को, उस एजेंसी को पैसे देना उचित समझेगा? नहीं, वो मानने को ही तैयार नहीं होगा कि वो हार रहा है, क्योंकि चुनाव एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक व्यक्ति, जिसका कोई भी व्यवहार ना हो, उसे ही लगता है कि बस मेरी ही सरकार बन रही है। हर सबको पता है, एक ऐसा चश्मा लग जाता है। तो इसलिए अब आपको डिसाइड करना ये है। अब बात ये होता है कि आपको खुश करने के लिए एक तो दिखाना पड़ता है, पहला। दूसरी बात आपको बता देता हूं कि एग्जिट पोल के जो एग्जिट पोल करता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो ये डाटा कलेक्ट करते हैं, वो किस तरीके से जो है फील्ड में जा करके इस डाटे को कलेक्ट करते हैं। उसके ही बीच में होता है सबसे बड़ा खेला। और खेला कहां पे होता है और कैसे होता है, इसे समझने की जरूरत है। उसके बाद अगले फैक्टर पे बात करते हैं। ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल सर्वे हैं, वो सभी जो है दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार वापसी हो रही, हो भी सकती, मैं बात बड़ी नहीं करता हूं, लेकिन इसमें एक तरफा ही दिखा देना ये सही बात नहीं होगी, ये गलत बात है। लेकिन अब इसको समझना ये है, अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि वास्तव में जो एग्जिट पोल हैं वो सही है या गलत। बाकी तो 14 तारीख के बाद ही पता लगेगा। 14 तारीख को पता लग जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो अब हम बात बता देते हैं, जितने भी एग्जिट पोल होते हैं, उनकी जो एजेंसियां होती हैं, वो कुछ लोगों को फील्ड में उतारती हैं। उनको एक आईडी कार्ड जारी किया जाता है। वो गांव-गांव जा करके, गली-गली में जा करके, हाट बाजार में जा करके लोगों से मिलते हैं। और लोगों से मिलते हैं, उससे पहले जो खेला है सबसे बड़ा, वो ये, एक व्यक्ति को मैक्सिमम 30 से 35 सर्वे करने के लिए दिया जाता है। और एक व्यक्ति का सर्वे करने के लिए उसको घुमा फिरा करके लगभग 35 से 40 प्रश्नों का एक मोटा सा बंडल होता है। जो सर्वे करता होता है, सर्वे करने वाला व्यक्ति होता है, उसको एक मोबाइल में एक एप्लीकेशन दिया जाता है। उसी एप्लीकेशन में ही सारा एक ऑडियो रिकॉर्ड होता है जिससे वो बात करता है और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जो है, लोगों के पास समय नहीं, लोग फालतू में किसी से बात करना नहीं चाहते, लोग अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते। बहुत ऐसी संख्या है। वो वही लोग होते हैं जो राजनीतिक कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए होते हैं, वही लोग अपना मतदान
खुल करके लोगों के सामने रख पाते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब लोगों को 30 से 35 प्रश्नों का एक बंडल मोटा सा थमा दिया जाता है, जिसमें पहले बेसिक जानकारी होती है, फिर कुछ राजनीतिक होती है, कुछ कार्य संतुष्टि को लेकर के होती है, और इसी चीज को लेकर के जो है बार बार रिपीट बाय रिपीट क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा, जिसमें जो व्यक्ति एग्जिट पोल का ओपिनियन देता है वो एकदम भ्रमित हो जाता है। उसको ये पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। और अब इसमें जो होता है, वो जो पूछने वाला प्रश्न है उसको तो अपने सिर्फ उन प्रश्नों का उत्तर लेने से मतलब है, लेकिन जो प्रश्नों का उत्तर दे रहा होता है दोस्तों, वो कंफ्यूज होता है, वो कर क्या रहा है। उसके लिए कि नया एक्सपीरियंस होता है, वो कहीं भाजपा को कांग्रेस बताएगा, कहीं कांग्रेस को भाजपा बता देगा, कभी जेडीयू बता देगा, लोगों को पता ही नहीं होता। पहली बात। अब बात जो सबसे बड़ा खेला है वो मैं आपको बहुत ही चंद शब्दों में बताना चाहूंगा, वो होता है जो व्यक्ति सर्वे कलेक्ट कर रहा है उसका माइंड प्रेशर, उसका, क्योंकि एक सर्वे का उसका एक नियत पैसा फिक्स है, उसमें भी अगर आप 30 से 1 सर्वे भी कम करेंगे तो उसका डेली जो इंसेंटिव है उससे 2 गुना कम चार्ज किया जाता है। यानी कि अगर उसको 1 रुपए 30 रुपए मिल रहा है एक सर्वे का, तो अगर उसका 29 रह गया तो आप मान चलिए उसका जो है 60 रुपया कट हो जाएगा। अब 60 रुपया कट होने का मतलब है कि उस व्यक्ति के ऊपर माइंड प्रेशर क्रिएट होना। अब माइंड प्रेशर अगर उस व्यक्ति के अंदर क्रिएट होगा तो आप सोचिए वो काम पे फोकस कम करेगा, वो ये सोचेगा कि हमारा सर्वे कैसे कंप्लीट हो, हमारा टारगेट कैसे कंप्लीट हो। उसके चक्कर में वो लोग जुगाड़बाजी करते हैं, क्योंकि ये सर्वे मैंने भी किया है, मुझे पता है कि हम लोग क्या करते थे। हम लोग यही करते थे, जब वो सर्वे हमारा मैक्सिमम, अगर ईमानदारी से सर्वे की बात की जाए तो बस 15 से 20 ही सर्वे कंप्लीट किए जा सकते हैं। और जब व्यक्ति के ऊपर प्रेशर होता है तो फिर वो क्या करता है, हमने वहां के, जैसे हमने राजस्थान का सर्वे किया, राजस्थान के सर्वे में जब मेरा टारगेट नहीं होता तो मैं क्या करता था, वहीं लोकल के एक बंदे को पकड़ता था, उनको पहले जॉब दिया और उसके बाद में उन्हीं से मैं सर्वे करवा लेता था। वो तरह तरह भाषा बदल करके, कुछ हकला करके, कुछ कैसे करके, ऐसे बल करके, और बस डाटा कलेक्ट करना हमारा उद्देश्य होता था। और वो जब व्यक्ति होता था एक पार्टी का ही सपोर्टर है तो 10 अपने बताता था, तो बीच में कह देता था भाई एक किसी दूसरे का भी नाम ले लो, तो ले लेता था। यानी इस तरीके से हम अगर पूरी बात कहें तो इस तरीके की जितनी भी एजेंसियां हैं, लगभग वहां के कार्यकर्ता जो हैं उनके ऊपर ऐसे ही प्रेशर होता है, और वो प्रेशर को कम करने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो लोग गलत सर्वे करते हैं। ठीक, ये समझ बात आ गई होगी आपको। अब बात हम कर लेते हैं, देखो जो जेन्युइन चीज है, अब इसमें जो जेन्युइन चीज है वो है क्या, वो है इस बार बिहार में जो चुनाव हुआ है उसका वोटिंग परसेंट जो है 66.9% मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी अधिक उपलब्धि या सबसे बड़ा इतिहास है। और ये होता कब है इसको भी समझना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि एनडीए की सरकार नहीं बनती है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि एनडीए की सरकार बन रही है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जनसुराज को 0 से 2 ही सीटें आएंगी, लेकिन यहां से समझना आपको है कि सच्चाई है क्या। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं इन पे हम पूरा आंख मीच करके भरोसा नहीं कर सकते, आंख बंद करके भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको समझना होगा 2 चीजें। सबसे पहले वोट परसेंट कब बढ़ता है, वोट परसेंट बढ़ता कब है, एक जब लोग सरकार को से ऊब जाते हैं, सरकार से ऊब जाते हैं, सरकार की परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, तब जो है वोट परसेंट बढ़ता है। एक कारण ये है। अब जब बात आती है, अब यहां पर वोट परसेंट जब सरकार से उबने के ऊपर ज्यादा विश्वास है या डूबने के ऊपर, इसको भी समझना होगा। कारण ये है, आज तक के 20 साल हो गए, 20 साल हो गए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए, इंडिया की सरकार बने हुए, और 20 सालों में कभी इतना परसेंटेज नहीं हुआ। तो ये तो मतलब नहीं उठता है कि सरकार को बदलने, मतलब बनाए रखने के लिए परसेंटेज हुआ होगा। जाहिर सी बात है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, मेरा जो माइंडसेट है वो ये कहता है, ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़कर के इस बार लगभग 11% वोट परसेंट बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। अब बात करते हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए ये जागरूकता आई कहां से। एक व्यक्ति जो जन सुराज का कर्ता धर्ता सूत्रधारक है, प्रशांत किशोर, उसने गांव की गलियों में जा करके, कीचड़ में जा करके, धूल गर्दा में जा करके, पैदल चल करके लोगों को समझाया कि आपके वोट की कीमत क्या है, आपको वोट
किस बेस पे करना चाहिए। उन्होंने बताया खाओ पियो नोच के वोट दो सोच के। बहुत अच्छा कहा कि जो लोग आपको पैसा देकर के आपके वोट को खरीदना चाहते हैं वो पैसा आपका ही है, आप लीजिए, लेकिन वोट नहीं दीजिए। वोट दीजिएगा अपने बच्चे का भविष्य देख करके, अपने बच्चे का चेहरा देख करके। उन्होंने बहुत सोच समझ के साथ में उन्होंने कहा शिक्षा और रोजगार के ऊपर बात होनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी जो समस्या है बिहार की वो है पलायन। पलायन को कैसे रोका जा सके इसका सूत्र भी बताया, क्लियर भी किया उन्होंने। जितने भी वादे किए उनको कैसे पूरा करेंगे इसका पूरा समीकरण भी प्रशांत किशोर ने जो है जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। मीडिया से संवाद किया, मीडिया के माध्यम से भी जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। यानी आज के डिजिटल युग में हर कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर को सुना होगा, प्रशांत किशोर की बातों को सुना होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी फेंक देना, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि हर परिवार को मिलेगा एक सरकारी नौकरी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, सबको पता है। उसके लिए फैक्टर भी होना चाहिए, आप कैसे देंगे, उन्होंने फैक्टर को क्लियर नहीं किया। लेकिन जो प्रशांत किशोर, वहीं अगर बात करें, प्रशांत किशोर ने जितनी भी बातें करी हैं जमीन से जुड़ी हुई और लोगों को रोजगार देने तक की बात जो उन्होंने की, गारंटी कार्ड जारी किया, वो तमाम जो वादे किए हैं उनको कैसे पूरा करेंगे उसका पूरा समीकरण भी प्रशांत किशोर ने खुल करके रखा। तो ये जाहिर सी बात हम कह सकते हैं जो वोट परसेंट इस बार बढ़ा है वो प्रशांत किशोर की ही वजह से बढ़ा है। बिल्कुल, इसमें दो चीजें हैं। पहला, जब वोटर लिस्ट में सुधार की बात की गई तो लोगों को जो वोट कटिंग हो रही थी उसको भी नाराजगी थी सरकार में, कई सारी चीजें। हालांकि उन्होंने 10,000 रुपए जो तत्काल भी सरकार ने लोगों की, बहनों के, माताओं के खाते में डाले, उससे हो सकता है कुछ वोट परसेंट में हो सकता है कि वृद्धि हो, लेकिन इतनी वृद्धि नहीं हो सकती। वो कहीं ना कहीं पुराने गुस्से को रिकवर करना हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार एनडीए में सरकार नीतीश कुमार की नहीं बनेगी। और जो लोग कह रहे हैं कि 0 से 2 ही सीटें जनसुराज को आएंगी, मैं इस वीडियो में गारंटी सुद्धा कहता हूं, अगर ये फैक्टर वास्तव में इसी जो समीकरण मैं बता रहा हूं आपको भी ये समीकरण अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि वोट कब तय होता है, वोट जब तय होता है जब व्यक्ति उस बटन को दबाने जाता है, तब उसको पता लगता है कि यार अगर जो होशो हवास में है, यार सही कौन है गलत कौन है। और आप भले ही रैलियों में किसी की भी जाते रहे हों, वो वोट तय नहीं करता, रैलियां वोट तय नहीं करती, वोट तय होता है बुद्धि विवेक जब उसका खुलता है, जब वो बटन दबाने से पहले का जो 10 सेकेंड का समय होता है उसी समय वोट बैंक तय होता है। और ये वोट बैंक जो है प्रशांत किशोर को मिलेगा और मेरे अनुमान से तो जनसुराज जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा मेरे हिसाब से, जो समीकरण है। कारण 3 साल घूम घूम करके जनता को समझाना और उसके बाद में इस बार ऐतिहासिक लगभग 11% तक का मतदान का वृद्धि होना, यह दिखाता है कि करता जो भी बदलाव है वो है प्रशांत किशोर की वजह से। इससे पहले भी यही पार्टियां लड़ती थी, यही सब कुछ होता, तब ये सब कुछ नहीं था। तो हमें ये जानना होगा, कई सारे फैक्टर हैं। तो यह सबसे पहला है कि लोग जब सरकार बदलना चाहते हैं तभी जा करके जो है बहुमत पार करके और सारा मतलब धर्म जाति संप्रदाय सबको भूल करके लोग वोट करते हैं। लोगों को एक अटूट भरोसा होता है। मैं देख पा रहा हूं कि लोग इस तरीके से किसी पे को निगलेक्ट कर रहे हैं कि बस 0 से 2 ही सीटें, बहुत ज्यादा 5 सीटें ही दिखा रहे हैं। कैसा सर्वे है आपका भाई? वोट परसेंटेज किस बेस पे बढ़ा हुआ आप दिखा रहे हैं? ये सत्ता बचाने के लिए? अरे सत्ता जाधी कहां रही है? किसका डर है, किसका खौफ है? तेजस्वी यादव का खुद का परिवार अपना फूटा पड़ा है, तेज प्रताप अपनी अलग पार्टी बना के लड़ रहा है, तेजस्वी अपनी अलग पार्टी में लड़ रहे हैं। खुद परिवार में जब एका नहीं है तो समाज तो सब कुछ समझता है भाई। और ये 100% मैं बता रहा हूं, भले ही सरकार न बना पाए लेकिन फिर भी मेरे अनुमान से, मैंने कहा है ना 25 से 30 सीटें, वो भी मेरे आकलन से कम ही है, क्योंकि लोग जब 0 से 5 तक ही दिखा रहे हैं। तो ऐसे में मेरा आइडिया है कि 25 से 30 सीटें जनसुराज की तो 100% आनी है। और मेरे हिसाब से तो जो फैक्टर है, जो फैक्टर सामने आ रहा है उसको अगर मैं देख करके बात करूं दोस्तों, तो ये बात समझ में आ जाती है कि जो है इस बार जो है आप जनसुराज पाला मार सकता है। 2020 बड़ा उछाल, यानी अगर बात करें पिछले चुनाव 2020 में मतदान करीब 56% था, यानी इस बार लगभग 11% ज्यादा वोटिंग हुई और सक्रिय मतदाता बढ़े। क्यों बढ़े? ये इसीलिए बढ़े क्योंकि प्रशांत किशोर ने गांव-गांव जा करके लोगों को समझाया। अब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में करीब 65 लाख फर्जी या निष्क्रिय नाम हटाए, जिससे वास्तविक वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। महिलाओं की भागीदारी
की बात अगर करें तो महिलाओं ने कई सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया, जिससे राजनीतिक समीकरणों में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अगर बात करें क्षेत्रवार, कुछ जिलों जैसे किशनगंज, सहरसा, मधुबनी में मतदान 70% से भी ऊपर दर्ज हुआ, जबकि शहरी इलाकों में अपेक्षाकृत कम रहा। सही बात है, शहर में लोग अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं, वो इलेक्शन ज्यादा भरोसा विश्वास नहीं करते हैं। ग्रामीण लोग ही ज्यादातर मतदान में भाग लेते हैं। अब उच्च मतदान का अर्थ क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार ज्यादा वोटिंग हमेशा सरकार विरोधी लहर का संकेत ही होती है। यह जागरूकता और स्पर्धा दोनों का नतीजा हो सकता है। और राजनीतिक जो संकेत क्या कह रहे हैं इस बार, वो कह रहे हैं इस बार का उच्च मतदान बताता है कि जनता ने बदलाव या मजबूती दोनों में से किसी एक के पक्ष में खुल करके वोट डाला है। और ये तो सबसे ज्यादा क्या है, बदलाव ही ज्यादा होता है, क्योंकि 20 साल से रिपीटिंग आ रही है सरकार, तो इतना ज्यादा रहने के लिए तो नहीं हो सकता। और अब इसकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब परिणाम आएंगे और यह साफ होगा कि इस रिकॉर्ड वोटिंग किसके लिए फायदा पहुंचाया है। तो ये पूरा जो विश्लेषण है दोस्तों, इस विश्लेषण का मूल अर्थ यही है, प्रशांत किशोर सबसे बड़े फैक्टर साबित हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने प्रशांत किशोर ही क्यों, सबसे पहले आपको समझना होगा, इसको भी मैं लास्ट चलते चलते समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रशांत किशोर ही क्यों? प्रशांत किशोर इसलिए कि अभी तक 2 ही सरकारें लड़ती हैं, लालू नीतीश। अब लोग लालू के डर से नीतीश को वोट करते थे और नीतीश के डर से लालू को वोट करते थे। 2 ही चीजें थी, लोगों के पास तीसरा ऑप्शन नहीं था। तीसरा ऑप्शन बनकर के आए प्रशांत किशोर, लेकर आए जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अच्छे गुणवत्ता वाले लोगों को वरीयता दी, उन्होंने अच्छे लोगों को टिकट दिया, किसी अनपढ़ गंवार जाहिल व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। उन्होंने योग्यता को प्राधान्यता दी और उन्होंने ऐसे लोगों को, जो लोग वास्तव में सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज से जुड़े हुए थे, समाज में उनका फेम था, या फिर अच्छे पढ़े लिखे युवा थे, वो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों को उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता दी। पहला तो ये, आज का पढ़ा हुआ युवा हर एक योग्य व्यक्ति को ही चुनना चाहता है। अब वो अनपढ़ गंवार समय नहीं रहा जब लोग किसी को भी आंख मीच करके वोट भरोसा करके दे देते थे। तो पहला विषय ये। दूसरा ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन फैक्टर की बात है, वो ये है कि तीसरा ऑप्शन खुलकर आ गया। जनसुराज एक बेहतरीन ऑप्शन है और जहां पर उन्होंने बेहतरीन समझाया भी कि वो सरकार में आकर कैसे क्या करेंगे, कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे। शिक्षा, रोजगार और पलायन को लेकर के उन्होंने मुद्दा बनाया और इस पे उन्होंने विश्लेषण करके पेदवा समझाया भी इन सब पे वो कैसे काम करेंगे और कैसे लोगों को रोटी रोजगार की सुविधा मुहैया कराएंगे। ऐसे तमाम चीजें हैं जिससे लोगों को लगा, क्योंकि किसी को सपने दिखाना अलग बात है, सपनों को साकार कैसे कराना है उसको